गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ, प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के उनकी कृतियों का विवरण दिया था। उनके द्वारा लिखा गया पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध लेखक के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में डॉक्टर अग्रवाल जी ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं: भूमि अर्थात पृथ्वी, जन अर्थात उस पर निवास करने वाले लोग, संस्कृति अर्थात उनकी संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को उसका पुत्र स्वीकार करना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत के विषय में भी लेखक ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय मानव प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। इसी प्रकार विद्वान लेखक ने भूमि और उसमें बसने वाले जन और उनकी संस्कृति के पारस्परिक समन्वय से राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण संभव माना है। इन्हीं तीनों का इस निबंध में विद्वता और सहृदयता के साथ विवेचन किया गया है। यह बड़ा ही प्रेरणादायक निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप का पहला भाग है भूमि। सर्वप्रथम मैं इसका पाठ करूँगा और पाठ करने के बाद, पढ़ने के बाद परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की तरफ आपको आकृष्ट करूँगा और साथ ही साथ आपको 5-5 अर्थात एक खंड पर 5 और दूसरे अनुच्छेद पर 5 कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है या अनंत काल से है। इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए
बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात वह बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूरज की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं और देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक पहला खंड है जन। इसमें अब अनुच्छेद 1 की व्याख्या करूँगा। इसके बाद अनुच्छेद 2 अर्थात भूमि का निर्माण देवों ने किया है से लेकर के पहचानना आवश्यक धर्म है। तो देखें, भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये माना जाता है कि पृथ्वी पहले एक आग के गोले, एक अंगारे के समान थी, जो धीरे धीरे जमती गई और उसका भौतिक स्वरूप प्राप्त हुआ। अर्थात इसका निर्माण दैवी या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। तो यहाँ कवि लेखक के अनुसार भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। ये आज से नहीं है। ये पृथ्वी अनंत काल से, अर्थात कितना समय बीत चुका है, अगणित, तो अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। हम सभी का कर्तव्य है कि इसके जो इसका स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, वह बना रहे, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य बना रहे। और इसके लिए हमें
इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसका रूप विकृत न होने दें। साथ ही साथ अर्थात पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, वन, या जो रूप हैं जो इस हमारी धरती की सुंदरता के अंग हैं, इन्हें हम इनको रूप को बिगाड़े ना, इन्हें विकृत न करें। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे। हमें चेष्टा करते रहना चाहिए कि इसकी समृद्धि हर दिशा में बनी रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है, जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, अर्थात जिसका संबंध पृथ्वी से नहीं है, वह विचारधारा आधारहीन होती है, निर्मूल होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतना ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही ज़्यादा मजबूत, दृढ़ और बलवती होगी। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक, आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक, अर्थात प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। अगला अनुच्छेद, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं से लेकर के अंतिम रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक यहाँ लेखक ने राष्ट्र के निर्माण में प्रथम तत्व अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी का महत्व प्रतिपादित किया है। लेखक कहता है, हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। धरती की माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, अर्थात इस धरती के गर्भ में, इसकी कोख में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं वह सब पृथ्वी से ही, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, बहुमूल्य से बहुमूल्य रत्न पृथ्वी के अंदर उसके गर्भ से ही खुदाई करके निकाले जाते हैं। हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं की विशाल कोष है, खजाना है, भंडार है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों अर्थात वसुओं को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है, क्योंकि ये वसुओं को धारण करती है, अर्थात अमूल्य रत्नों को धारण करती, अपने अंदर रखती है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया, संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक, भूगोलविद तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सके। राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, उसके भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों अर्थात जल में निवास करने वाले जंतुओं, खनिजों
तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए, अर्थात सोया हुआ समझना चाहिए। किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का उन्नत बनाने के लिए यह सबसे जरूरी बात है कि विज्ञान और उद्यम, परिश्रम, मेहनत और ज्ञान दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। विज्ञान का विकास इस रूप में हो कि वह उद्यम अर्थात श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उनके कार्य की कुशलता में गुणात्मक वृद्धि करे। यह कार्य किसी दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सबकी सहमति, इच्छा और प्रसन्नता से होना चाहिए। उत्साह और अधिक परिश्रम का भी इसमें समावेश होना आवश्यक है। यहाँ एक बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सभी लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है। यदि एक भी हाथ बिना काम अर्थात रोजगार के रहा, तो हमारा राष्ट्र की समग्र समृद्धि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। वह एक खाली हाथ ही राष्ट्र के सौंदर्य में कलंक के समान प्रतीत होगा। कहने का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि एवं उसके रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उसमें हर एक हाथ को रोजगार मिले, सबको जो है बराबर का भागीदारी होना चाहिए। यहाँ तक भूमि का पहला खंड है। अब इस पर आधारित हमने प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। यदि कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं।